मध्य प्रदेश। जान से मार दूंगा। ग्वालियर। रोज भगाता हूं। बाल सुधार गृह। रोज आ जाते हैं। वार्डन शेर सिंह। मुझे गंदगी बर्दाश्त नहीं है और बर्दाश्त नहीं है गली गली आवारा घूमते कुत्ते। मुझे आवारा कुत्तों का वार्डन बनाकर यहां भेज दिया। इन्हें सुधारूं। कुत्ते भी सुधरे हैं कभी। घर जाओ तो पिल्ले, यहां आओ तो पिल्ले। रोज एक छंटा हुआ पिल्ला भर्ती को आ जाता है। क्या सिंह साहब, जब भी मिलो आपका पारा 7वें आसमान पर ही नजर आता है। हम मुरैना से आए हैं, इसे संभालिए। डाकू हलकान सिंह के गिरोह का है। उसकी मुखबरी इसी ने की थी। चल बे हरामी, नाम बता साहब को अपना। अबे घूर क्या रहा है पिल्ले? खाएगा क्या? बोल, नाम बता। सूरज। सूरज क्या? सूरज, सिर्फ सूरज। सोनू का सूरज। साला वाकई हरामी है। कोई सरनेम नहीं है इसका। किस जात पात का है कुछ नहीं मालूम। चलते हैं सिंह साहब, आपका डंडा तो इसे सुधार ही देगा। अब मेहनत से कमाने लायक तो ये बन ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ। मुझे बाहर निकालो प्लीज, मेरी मम्मी का मेरे बिना रो रो कर बुरा हाल होगा। क्या नाम है तेरा? सोनिका। तुम अपनी माँ से कहकर मुझे यहाँ से निकलवा दो ना प्लीज। चल भाग सोनू, जल्दी कर। दरिंदे आ गए तो दोनों का सिर उतार देंगे। सोनू, आज तक मुझे इस नाम से किसी ने नहीं पुकारा। मुझसे अब और नहीं चला जा रहा। सूरज। सूरज? हाँ, मैं तुझे सूरज कहूंगी। सूरज, सूरज, मुझे बचा लो सूरज। सोनू, आवाज दे सोनू। तू चुप क्यों हो गई है? आवाज दे सोनू, आवाज दे। सूरज, सूरज। सोनू, आवाज दे सोनू। आवाज दूं? हरामी घंटा नहीं सुनाई दे रहा। लाट साहब को आवाज दूं? चलो बे, झाड़ू पोंछे उठाओ और सफाई पर लग जाओ। फिर ट्रेनिंग होगी और फिर मिलेगा हलवा पूरी नाश्ता। चल बे, आज तेरा पहला दिन है। आज सारी झाड़ू तू मारेगा। हम मिलकर पोंछा लगाएंगे। कल हम झाड़ू लगाएंगे और तू अकेला पोंछा लगाएगा। वो किस लिए? सुनो, मंकी दादा से पूछ रहा है वो किस लिए। अगरबत्ती जलाओ बे, आज फिर पूजन होगा। लो दादा, जल गई तेंदू के पत्ते की अगरबत्ती। अब बावला पूजा शुरू करो। हाँ तो दे तो सही, हाथ में तो दे। अपनी अगरबत्तियां भी जलाओ। शुरू हुई अगरबत्तियों से बावला पूजा। खूब दागा गया उस बदनसीब को, पर मजाल की उफ भी निकली हो मुंह से। आकाश को गूंजाते से ठहाके लगाते वो उस जालिम के बारे में जानते ही कितना थे। दरिंदगी के शहंशाह ने पाला था उसे, और पाला था वफा की मिसाल बेजुबान जात ने। उफ नहीं निकली थी उसके मुंह से, वुफ निकली थी, और ठहाकों का स्थान ले लिया उन गुर्राहटों ने। उसके बाद मंकी दादा ने अगरबत्ती से खुद अपनी पूजा की। जमीन पर नाक रगड़ रगड़ कर सभी ने सूरज से माफिया मांगी। झाड़ू और पोंछे सब ने खुद उठाए और सूरज को बैठा दिया गया बना के दादा। लेकिन कोई भी जख्म नासूर तब बनता है जब उसके सुधरने से पहले उस पर रोज नई चोट होती रहे। वो इतना सड़ जाए कि वो कभी भी ठीक ना हो सके, सदा दर्द दे। सूरज के नसीब पर तो अभी कई चोट होनी थी। अबे, कुत्ते के बच्चे पहले दिन ही आराम फरमा रहा है, वो भी इन गंदे जानवरों के साथ। ये अंदर कैसे आए? कुत्ते के बच्चे, तुझे पता नहीं कि मुझे नफरत है गंदगी और पिल्लों से। चलो बे पिल्लों, अब ट्रेनिंग पर चलो। शुरुआत होगी दौड़ से। दौड़ो, खूब दौड़ो। तुम्हें दौड़ में परफेक्ट होना है। बाहर रहने वाले हर आदमी से तेज दौड़ना है। चोरी करोगे तो दौड़ोगे, खून करोगे तो दौड़ोगे, लूटोगे तो दौड़ोगे। इस दौड़ में तुम्हें जीतना ही होगा। अब तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। जेब तराशी, लूट, चोरी, हत्या, सब वारदातें सिखाई जाएंगी। सीखोगे, मेहनत करोगे तो खूब कमाओगे। जिंदगी भर ऐश होगी तुम्हारी, जिंदगी भर ऐश होगी मेरी। चल बे, हथौड़ा उठा और 5 मिनट में उस दीवार में 1.5 फुट का छेद कर। तुझे सेंध लगाना सिखाऊंगा। मरियल सा शरीर छोटे छेद में जल्दी पार चला जाता है। ये थैली देख रहे हो, बड़े काम की है। चल ओए कुत्ते के बच्चे, इधर आ। हाँ, ऐसे ही जब तुम पकड़े जाओगे, पकड़ने वाला मजबूत होगा तो तुम्हें अपने कपड़ों में तैयार रखी ये थैली निकालकर पकड़ने वाले के मुंह पर खाली करनी है। वो तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि उसमें भरा होगा गंद, बदबूदार गंद। वो तुम्हें एकदम छोड़ देगा। अब मैं सिखाऊंगा कि इस तरह कोई पकड़ ले तो उस पर उल्टी कैसे की जाए। छी छी, ये मुझे क्या बना रहा है? नहीं, मुझे ये नहीं बनना, मुझे ये नहीं करना। मुझे सोनू का बदला लेना है। आह, मत भाग पिल्ले यहां से, फिर पकड़ा जाएगा। छटपटाएगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। अंधेरी कोठरियों में गर्क कर दिया जाएगा। नहीं, मुझे हलकान सिंह को ढूंढना है। सोनू का बदला लेना है। ये बाल सुधार गृह तो मुझे कुछ और ही बना देगा। सोनू, मैं आ रहा हूँ। सोनू, बदला। सोनू। नहीं समीर, तुम्हें अपराधी नहीं बनने दूंगा मैं। तुम्हें अपनी बहन को संभालना ही अपना लक्ष्य बनाना होगा।
एक और सूरज को जेल की कुव्यवस्था का शिकार बनकर समाज का नासूर नहीं बनने दूंगा मैं। रोकेगा तुम्हें और सही रास्ता दिखलाएगा डोगा। अब हर रात मेरा सबसे जरूरी काम होगा समीर की तलाश। वो ट्रक जेल को राशन सप्लाई करता है। रोको, बाहर निकलो। ड्राइवर की शक्ल देखकर डोगा बेइंतहा चौंक पड़ा था। तुम समीर, तुम इस ट्रक में, इस रूप में? मैं किसी मिनिस्टर या बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा तो हूं नहीं, तो तुम मुझे एक ट्रक ड्राइवर के रूप में देखकर चौंक क्यों रहे हो डोगा? क्या बात है समीर, ट्रक क्यों रोक दिया? एक ऐसा आदमी जिसे जेल ने हजारों जख्म दिए हों, जेल की ड्यूटी बजाए तो चौंकना ही पड़ेगा। ओह डोगा, ये तीनों भी तुम्हारे साथ ट्रक में सवार थे? हाँ, ये सामान उतारने चढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन तुम ट्रक को रोक क्यों रहे हो? मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ट्रक में जेल के राशन के साथ कैदियों द्वारा मंगाई गई वो चीजें भी छुपा कर ले जाई जाती हैं जो प्रतिबंधित है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू, माचिस और बियर। तुम्हें ट्रक में देखकर मुझे वो इंफॉर्मेशन सही जान पड़ रही है समीर, और मैं जानता हूं कि तुम मुझे शराफत से कुछ भी नहीं बताने वाले हो। उसमें दालों के पैकेट हैं डोगा। दालों के पैकेटों से मुझे कोई ऐतराज नहीं। कुत्ते की नाक है मेरी, उसी चीज को सूंघने की कोशिश करती है जो ऐतराज के काबिल है। क्या अब मैं जा सकता हूं? अपनी बहन के बारे में क्या सोचा तुमने? मेरे माँ बाप ने भी मरते समय आखिरी पलों में हमारे बारे में जरूर सोचा होगा। सोचकर क्या कर लिया उन्होंने? अपनी मौत को रोक पाए? ये सच है कि मौत इंसान से उसके सोचने के सभी अधिकार छीन लेती है, मगर जिंदा रहने के लिए सोचना पड़ता है। यहाँ कौन कमबख्त जिंदा है? डोगा देख रहा था उसके चेहरे पर सुलगती चिंगारियों को, वो चिंगारियां जो उसके भविष्य को खाक कर सकती थीं। हालांकि तुम्हारी तलाशी गैर कानूनी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसका विरोध नहीं किया डोगा। अगर तलाशी पूरी हो गई हो तो मैं चलूं? मैं एक सरकारी डिलीवरी देने जा रहा हूं और तुम उस काम में हस्तक्षेप कर रहे हो। यह ठीक नहीं है, कानून तोड़ रहे हो तुम। फिर ट्रक भी तब से स्टार्ट खड़ा है, कितना फ्यूल बर्बाद हो चुका है। अब मैं यहां से समय और फ्यूल और बर्बाद नहीं कर सकता। फ्यूल? ठहरो समीर, ठहरो। अभी आखिरी चीज मेरे जांच के दायरे में आने से बच गई है, ये फ्यूल टैंक। तुम्हारा ट्रक सरकारी राशन दफ्तर से जेल तक या शहर के ऐसे 20 से 25 किलोमीटर के दायरे की डिलीवरी के लिए आता जाता होगा। इतनी दूरी तय करने के लिए तो ट्रक का अपना फ्यूल टैंक ही काफी है। तुम्हें तो एक भी एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक रखने की जरूरत नहीं है, जबकि तुमने इसमें 2 फ्यूल टैंक लगा रखे हैं। ओह, वास्तव में इनमें से एक ये वाला फ्यूल टैंक नहीं है, ये डिग्गी नुमा बॉक्स है और इसमें भरी है वो प्रतिबंधित चीजें जिन्हें गैर कानूनी ढंग से तुम खुद लेकर जा रहे हो समीर। ऐसा करके तुम भी उस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हो जिसे अपराध कहते हैं। ओह, मुझे इस सिस्टम का हिस्सा बनाने में तुम्हारा ही योगदान है डोगा। अब तुम्हें मुझे भुगतना ही होगा। डोगा फुर्ती से कलाबाजी खाकर दोनों पहियों के बीच वाले खाली स्थान पर रेंग गया। डोगा अपराध को नहीं भुगतता, अपराध को समाज भुगतता है, और डोगा को अपराधी, क्योंकि डोगा ने उसी समाज से अपराध की जड़ें उखाड़ देने की सौगंध खाई है। समीर का हाथ डोगा के हाथ की हरकत को देखकर उस तार को खींच चुका था जो बाहर बोनट को खोलने का लीवर था। डोगा की चलाई गोली एकदम से खुले बोनट से टकराई। हाँ, इस जड़ को नहीं उखाड़ पाएगा डोगा। ये जड़ कीकर के पेड़ की तरह दूर दूर तक मजबूती के साथ फैलेगी। सांप का डंक लगने के बाद इंसान जहर की काट के विषयों में ही सोचता है, मगर तुम दोबारा उस जहर को चखने की कोशिश कर रहे हो। अपराध का जहर चढ़ गया तो मौत पक्की है समीर। तुम अपने साथ साथ अपनी बहन का भविष्य भी दांव पर लगा रहे हो। ओह, ये जाल जो तुमने मुझ पर फेंका है, ये वास्तव में तुमने मुझ पर नहीं, खुद पर फेंका है। छटपटाओगे, रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, अंधेरी कोठरियों में गर्क कर दिए जाओगे, जहां तुम्हें तुम्हारी मासूम बहन की सिसकियां सुनाई पड़ेगी। मगर वो सिसकियां भी तब तुम्हें जेल की तंग वसीलंदार कोठरियों से बाहर नहीं ला पाएंगी। उफ, उस पल की तुम्हारी पीड़ा को मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन तुम नहीं समीर, तुम नहीं कर रहे। मैं तुम्हें वहां तक नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी बहन को तुम्हारी वापसी का भरोसा दिलाया है सूरज ने। मैं उस भरोसे को नहीं टूटने दूंगा। तुम्हें अपराध के मक्कड़ जाल में फंसने से रोकूंगा, वरना कहीं मेरी तरह एक और नासूर डोगा ना पैदा हो जाए। डोगा की गोलियों से घायल किल्ली, बिल्ली, चिल्ली बिग बॉस तक पहुंचा दिए गए थे। बिग बॉस, समीर धोखेबाज निकला। उसने हम पर हमला किया। ऊपर से डोगा भी आ गया, उसने हमें गोलियां मारकर घायल कर दिया। मैं जानता था समीर ऐसा ही करेगा। बिग बॉस, आप जानते थे, फिर भी। हाँ,
मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे प्रति उपजती उस नफरत को पहले ही महसूस कर लिया था। जेल में तुम लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। कोई भी पागल हो सकता है और हमें ऐसे ही पागल जुनूनी लोगों की जरूरत है अपनी कंपनी में। हाँ, मैंने उसे नहीं रोका क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद यह उसका पहला अपराध था। मैं चाहता था कि उसका पहला गुनाह ही ऐसा हो कि इस दुनिया से वापस कदम खींचने के बारे में वो फिर कभी सोच ही ना पाए। मैंने जब कार चलाना सीखा तो मेरा हाथ ड्राइविंग में साफ नहीं था। मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे सावधान किया था कि पहले मैं खुली सड़क पर ड्राइविंग में अपना हाथ साफ करूं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। ठीक उसी तरह मैं चाहता था कि मेरी कंपनी में आने के बाद समीर भी जुर्म का अभ्यास कर ले। उसने तुम पर हमला करके अपने काम की शुरुआत कर दी है। वैसे भी हमारे धंधे में तुम जैसे नाकारा लोगों की जरूरत नहीं जो भीतरघात से सावधान नहीं रहते। लेकिन बिग बॉस, समीर जैसे लोग कंपनी के लिए कभी भी खतरा बन सकते हैं। ऐसे लोग कंपनी के प्रति वफादार रहते हैं। समीर को जो काम सौंपा गया था वो उसने बखूबी पूरा किया, हलचलिया को माल की डिलीवरी पहुंचाकर। बिग बॉस, आप हमारे सामने आ गए। कंपनी के गद्दार और नाकारा लोगों को मैं अपने हाथों से ही खत्म करता हूं। जो अपने कर्तव्य से चूकते हैं वो भी नाकाराओं की सूची में आते हैं। पापा, ये टीवी फिर खराब हो रहा है। मेरे दोस्त के घर प्लाज्मा या एलसीडी या डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले नए टीवी हैं और हम अभी तक सीआरटीवी जैसी घिसी पिटी मशीन को झेल रहे हैं। तो दरवाजे की तरफ देखो। ओह माय गॉड, वाइड स्क्रीन प्लाज्मा टीवी। एंजॉय माय चाइल्ड। थैंक यू पापा, थैंक यू। गोली का जबरदस्त धमाका हुआ था। ओह नो। उतनी ही जोरदार आवाज हुई थी टीवी का कांच टूटने की। दूसरे ही पल सुपरिटेंडेंट के हाथ में पिस्टल ने आना चाहा, मगर उसकी जरूरत नहीं है सुपरिटेंडेंट साहब। डोगा, तुम? ये सूरत और ये हरकत डोगा के अलावा और किसकी हो सकती है? मगर ये क्या बदतमीजी है? रतनलाल, किसनपाल। ये दोनों नाम शायद तुम्हारी जेल के उन्हीं कर्मचारियों के हैं जो थोड़ी देर पहले टीवी लेकर आए थे। उनको भूल जाओ, वो बाहर बेहोश पड़े हैं। और उनके अलावा तुम्हारे सभी गार्ड्स भी। ये हरकत तुम्हें काफी महंगी पड़ सकती है डोगा। नहीं, मुझे नहीं। मैं जानता हूं महंगी चीजों का शौक तुम्हें है, जैसे ये महंगा क्रिस्टल फानूस। कम से कम 50,000 रुपयों का होगा। अब ये 2 कौड़ी का भी नहीं रहा। डोगा, तुम? जैसे ये कीमती सोफा सेट कम से कम 1 लाख रुपए की कीमत का होगा। अब ये 2 कौड़ी का भी नहीं रहा। डोगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कई टन कैपेसिटी का ये एयर कंडीशनर जिसकी कीमत हजारों में है, पर अब ये 2 कौड़ी का भी नहीं रहा। आखिर ये सब तोड़ फोड़ करके तुम साबित क्या करना चाहते हो डोगा? मैं ये साबित करना चाहता हूं सुपरिटेंडेंट साहब कि भ्रष्टाचार से कमाई हुई दौलत का लिबास अपने बच्चों और अपनी फैमिली को पहनाकर उन्हें महंगा मत बनाओ, वरना जिस दिन दुर्भाग्य की आंधी का एक भी थपेड़ा पड़ा, ये लोग 2 कौड़ी के भी नहीं रहेंगे। डोगा, भ्रष्टाचार से कमाई हुई दौलत से तुम्हारा क्या मतलब है? पापा जेल सुपरिटेंडेंट हैं और इस लायक हैं कि ये सब चीजें अफोर्ड कर सके। तुम्हारी इस बात का जवाब तुम्हारे पापा मुझसे बेहतर दे सकते हैं। सुपरिटेंडेंट साहब, आपके बच्चे आपसे जानना चाहते हैं कि इस नौकरी में आपका स्टेटस क्या है, आपकी सैलरी क्या है। अपनी उस सरकारी तनख्वाह से आप घर के सभी जरूरी खर्चे करने के अलावा बाहर खड़ी चमचमाती इंडिलर कार खरीद सकते हैं या नहीं, जिसकी कीमत 14 से 15 लाख है। लेकिन अगर आपकी जुबान ने सच के अलावा कोई शब्द उगला तो मेरी बंदूक जो गोली आप पर उगलेगी उसका उसे कोई अफसोस नहीं होगा। पापा, आप? झूठ को भी ईमानदारी से बोलने के लिए जुबान को शब्द नहीं मिलते। दोषी सिर्फ रिश्वतखोर अफसर या कर्मचारी नहीं होता, उसके परिवार के लोग भी उस गुनाह में उसके बराबर के साथी होते हैं। क्या आप लोगों ने कभी अपने घर के कमाऊ सदस्य की एक्सेस इनकम सोर्स के बारे में जानने की कोशिश की? नहीं की, क्योंकि आते हुए सुख को लात मारने की हिम्मत नहीं थी आप में। और ये हिम्मत परिवार के हर सदस्य में आ जाए तो रिश्वतखोरी हमेशा के लिए दम तोड़ देगी। मैं यही समझाने आया था, और अगर अब भी तुम नहीं समझे और मुझे दोबारा यहां आने की नौबत आई तो वो पल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल के पल होंगे। डोगा को दोबारा यहां आने की नौबत नहीं आएगी। कौन? मैंने आपके परिवार को बेहोश कर दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब जो कुछ मैं यहां करने वाला हूं उसे ना तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे सुपरिटेंडेंट साहब, और ना आपका परिवार कर पाता। कौन हो तुम? नासूर।
हमारे जिस्म का कोई हिस्सा रोग लगने पर सड़ गल जाए तो उसको काट कर फेंक दिया जाता है। ये समाज एक जिस्म की तरह है जिसे चलाने के लिए शरीर के हिस्से की तरह तुम जैसे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। मगर जब भ्रष्टाचार के कीड़े जिस्म के हिस्सों को सड़ाने लगे तो उनको काट कर फेंक देना उचित होता है। जब मैं यहां से जाऊंगा तो इस फिंगर वाइज में कुचली हुई तुम्हारी उंगलियों से उठने वाला दर्द शायद भविष्य में तुम्हें अपने फर्ज की याद दिलाए। शायद तुम्हें दूसरों का दर्द समझने में कोई मदद मिले। कौन हो तुम? कहा ना नासूर। नासूर बनकर भ्रष्ट लोगों को टॉर्चर करूंगा, उन्हें ऐसा दर्द दूंगा जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ जहन में बसी ईमानदारी और मानवता की भावना ही होगा। पता नहीं ईश्वर के दरबार में श्रुति जैसी बहनों की प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं या नहीं। मुझे तो सिर्फ मेरा भाई वापस चाहिए भगवान। भगवान अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनता है बेटी, खासकर बच्चों की तो अवश्य। उसके घर में देर तो है मगर अंधेर नहीं। लो दूध पियो। मैं नहीं चाहता कि जब तुम्हारा भाई तुम्हारे पास वापस लौटे तो तुम्हारी सेहत ठीक ना हो, फिर मैं तुम्हें कपड़े दिलाने के लिए चलूंगा। अदरक चाचा का कहां नहीं टाल सकती थी श्रुति। सूरज परेशान था। कहीं उसके हाथ से कोई गंभीर अपराध हो गया तो उसके लौटने की रही सही उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी और सारी जिंदगी जेलों में ही गर्क हो जाएगी। अरे ये तो किल्ली, चिल्ली और बिल्ली की लाशें हैं, मगर डोगा ने तो सिर्फ इनकी टांगों पर ही गोली मारी थी। फिर किसने इनको मार डाला? कहीं खुद समीर ही ने तो नहीं? किल्ली, बिल्ली, चिल्ली ने ही डोगा को जेल में अनधिकृत सामान ले जाने के विषय में बताया था। ऐसा आदेश उन्हें कोई बिग बॉस ही देता था, बिग बॉस जिसे किसी ने नहीं देखा। उन तीनों को गोली बिग बॉस भी मार सकता है। और ये क्या? नासूर ने कुचली जेल सुपरिटेंडेंट की उंगलियां। ये नासूर कौन पैदा हो गया है? ये तो उसी जेल का सुपरिटेंडेंट है जहां समीर ने 3 माह सजा के रूप में बिताए हैं। कहीं उसे सजा देने के लिए समीर ही तो नासूर नहीं बन गया? नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकते। तू घबरा मत श्रुति, पुलिस जल्दी ही पता लगा लेगी नासूर की हकीकत। अल्लाह इस बच्ची पर रहम रखना। दुर्भाग्य किसी पर रहम नहीं खाता। आज तुमने डोगा को मात दी, ये जानकर मुझे तुम्हारे उज्जवल भविष्य की तस्वीर साफ दिखाई पड़ने लगी है। जिस इंसान में खुद को नेतृत्व करने की क्षमता होती है वो जीवन में हमेशा विजय पथ पर चलकर विजय को पाता है। किसी भी नेतृत्व की कमान हाथों में लेने से पहले इंसान को खुद ही से नेतृत्व करने के लायक बनाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान को सबसे पहले अपनी दुर्बलताओं का पता लगाकर उन पर विजय पाने के रास्ते तलाश करने चाहिए। तुम जानते थे कि जिस रास्ते पर तुम चल निकले हो वहां तुम्हारा सामना डोगा से जरूर होगा। तुमने उस पल के लिए अपने बचाव के बारे में सोचकर अपना नेतृत्व खुद किया। मुझ में भी बचपन से ही नेतृत्व के गुण थे और ये गुण शायद मुझे मेरे पिता से मिला। वो मुझे बताते थे कि जब मैं छोटा था और उठकर चलने की कोशिश करता था, बार बार गिर पड़ता था, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे वापस खड़ा होने के लिए उंगली का सहारा नहीं दिया। उनका मानना था कि सहारे कोशिशों का दम निकाल देते हैं। मैं प्रथम बार अपनी ही कोशिशों से अपने पांव पर खड़ा हुआ। मुझ में खुद अपना नेतृत्व करने की क्षमताएं उसी दिन से विकसित होने लगी थी। अब तुम सोच रहे होंगे कि स्वयं का और दूसरों को नेतृत्व करते करते मैं अपराधी कैसे बन गया। मेरा बचपन तंगहाली में गुजरा। बदनसीबी हमारी परछाई बनकर हमारे साथ रहती थी। माँ मेरे बचपन में ही मर गई थी। पिताजी आदर्शवादी थे, ईमानदार, चाहते तो अपने पद पर रहते हुए रिश्वत की कमाई से हर सुख खरीद सकते थे, मगर वो कहते थे कि भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, मेरे हाथ मुझे जैसा सुख देंगे मैं उसी में खुश रहूंगा। जानते हो उनके हाथों को क्या मिला? हथकड़ियां। रिश्वत का इल्जाम था उन पर। उनको छोड़ने की एवज में 24 घंटे के अंदर अंदर इंस्पेक्टर धतुरा मुझसे 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था। कहां से आएंगे 2 लाख रुपए? पिताजी जेल पहुंच जाते तो फिर इंस्पेक्टर भी कुछ नहीं करने वाला था। 24 घंटे के अंदर 2 लाख रुपए कहां से आएंगे? जाहिर सी बात है मैंने वो टारगेट चुना जो उस वक्त आसान था। बेटा चॉकलेट खाएगा? आपके पापा ने बुलाया है। अपना फोन नंबर बताओगे बेटा? मैंने अपने 2 दोस्तों को उस बच्चे को सौंप दिया जो इस हकीकत को नहीं जानते थे कि मैंने उस बच्चे को किडनैप किया हुआ है। राहुल, नदीम, ये मेरा भांजा है। इसको पैसिफिक मॉल से एक ड्रेस दिलाकर मेरा वहीं पर इंतजार करना। इसी बीच मैंने उस बच्चे के घर फिरौती के लिए फोन कर दिया। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। तुम्हें बच्चा मैं पैसिफिक मॉल के बाहर सौंपूंगा। तुम्हारा बच्चा मेरे आदमियों के पास होगा। पैसा मिलने के बाद मैं उस तरफ इशारा करूंगा, मगर सावधान, उनके पास पिस्तौल होगा, कोई चालाकी नहीं। मैं जानता था कि यदि वो पुलिस को खबर भी करेंगे तो भी उनका टारगेट पहले बच्चे को जब्त करना होगा, क्योंकि यदि मुझे वो अपना निशाना बनाते तो बच्चा उनके हाथ से निकल सकता था।
तुम्हारा बच्चा वो रहा मेरे आदमियों के पास। मैं लगभग कामयाब हो गया था, मगर मेरा दुर्भाग्य, डोगा मेरे पीछे पड़ गया। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था। डोगा वाली स्थिति को छोड़कर डोगा मुझ पर गोलियां चला रहा था। मैं अपने आप को नेतृत्व कर रहा था। मैंने बाइक छोड़कर एक लोकल ट्रेन पकड़ ली। प्रथम श्रेणी का डिब्बा था वो। पुलिस पहचानती नहीं है। मैं बोरीवली जाकर वहां से वापस चर्च गेट पहुंच जाऊंगा। जिस एक्शन में मैंने ट्रेन पकड़ी थी, मेरी उस हिम्मत को देखकर किसी यात्री ने मुझसे कुछ भी पूछने की चेष्टा नहीं की। मैं अब खुद को सामान्य महसूस कर रहा था। मैंने ब्रीफ केस खोलकर रुपयों की सलामती की गारंटी करनी चाहिए, लेकिन मेरे होश उड़ गए। मुझे चक्कर सा आ गया। मुझे लगा मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा। इसमें तो रद्दी कागज भरे हैं। मगर दुर्भाग्य कहूं या भाग्य, जिस कंपार्टमेंट में मैं सवार हुआ था उसमें भीषण विस्फोट हुआ। ओह गॉड! भाग्य से मैं थोड़ा घायल हुआ। ये आतंकवादियों की हरकत लगती है। पूरे कंपार्टमेंट में सिर्फ मैं जिंदा बचा था। ये तो हीरे हैं। ओह, इन लोकल्स में अक्सर प्रथम श्रेणी के डिब्बों में हीरों के व्यापारी सफर करते हैं। उन हीरों की कीमत कई करोड़ रुपए होनी चाहिए थी। उफ, ये भाग्य मेरे साथ क्या खेल खेल रहा है। क्या ये हीरे मुझे पहले ही नहीं मिल सकते थे? 2 घंटे में मुझे पता चल गया कि वो सीरियल ब्लास्ट थे, जो कई लोकल ट्रेनों के प्रथम श्रेणी डिब्बों में ही हुए थे। ओह, ये ब्लास्ट मेरे लिए लकी थे। अब मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली थी। मैं 2 लाख रुपए लाया हूँ। सॉरी मिस्टर, तुम्हारे पिताजी ने लॉकअप में आत्महत्या कर ली। अपने बाप को बहुत प्यार करता था मैं। एक आदर्शवादी बाप जिसे मेडल मिलने चाहिए थे, मिली जिल्लत से भरी मौत। एक आदर्शवादी बाप का आदर्शवादी बेटा तो मैं नहीं बन पाया, बिग बॉस बन गया। और शायद मैं तुम्हें अपनी कहानी इसलिए सुना गया क्योंकि हम दोनों ही परिस्थितियों वश एक ऐसी नौका पर सवार हो गए जो सीधे भंवर की तरफ जा रही थी, जहां पहुंचकर इंसानियत का डूबना लगभग तय था। लेकिन भंवर में गोते खाते हुए भी अपने आप को बचाना था। समीर, हमारे समाज में गरीबों की हालत कुत्तों से थोड़ी बेहतर है, जहां 2 लाख रुपए रिश्वत में देने के लिए उन्हें जुर्म की दुनिया में झांकना सिखाया जाता है। और ये सब किस लिए? ताकि उन 2 लाख रुपए से अपनी और अपने बच्चों की ऐश खरीदी जा सके। उस वक्त यदि मैं उस इंस्पेक्टर की जगह रहा होता तो अपने बच्चों को गोली मार देता। समीर महसूस कर रहा था, नकाब के पीछे गीली होती उन आंखों को। खैर, अतीत उस नासूर की तरह होता है जिसे जितना छेड़ो वो उतना ही दर्द करता है। तुम्हारा नया कंसाइनमेंट तैयार है। अपने लेफ्ट में देखो, वहां एक टाइम बम है। तुम्हें उसको मुंबई के किसी भी पब्लिक प्लेस में रखना है। कहीं भी, किसी बस की सीट के नीचे, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी पार्किंग में, किसी स्कूटर या किसी मोटरसाइकिल की डिग्गी में। इस बार आपने मुझे बहुत सॉलिड काम दिया है बॉस। समीर अपराध के खूनी सफर पर निकल पड़ा था। अदरक चाचा श्रुति को लेकर मॉल पहुंच चुके थे। आज मैंने मस्जिद में नमाज अदा करते वक्त तेरे लिए दुआ की है। मेरा मन कहता है कि आज तुझे तेरा भाई जरूर मिलेगा। अदरक चाचा की दुआ कबूल होने वाली थी। समीर, तुमने इस मोटरसाइकिल की डिग्गी में बम रखा है, तो अब निर्दोष लोगों की जान लोगे तुम। समीर भैया, डोगा, समीर भैया को छोड़ दो। श्रुति, रुक जाओ समीर। तुम उसे गोली नहीं मारोगे। मेरा हाथ छोड़ दो श्रुति। पहले गुनाहगार बनाते हो, फिर सजा देते हो। तुम उसे गोली नहीं मारोगे डोगा। मैंने उसे गुनाहगार नहीं बनाया। इस वहम से बाहर निकलो। इस मोटरसाइकिल की डिग्गी में तुम्हारे भाई ने बम रखा है। यदि मैं गुनाहगार हूं तो तुम्हारे भाई तक पहुंचने से पहले मेरी मौत आ जाए। डोगा ने मोटरसाइकिल को समीर के पीछे दौड़ा दिया। मौत का डोगा को कोई डर नहीं, वो तो हर समय उसके सिर पर सवार रहती है। रुक जाओ समीर। तुम, इसमें बम है, अपनी जान बचाओ, फटने वाला है। मैं जानता हूं, लेकिन आज तुम भाई बहन का वहम मिटाने के लिए मौत की सवारी कर रहा था। तुम जानते हो, आज की गई तुम्हारी हरकत कई जाने ले लेती। सही मायने में आज तुम एक अपराधी बन गए हो समीर, जिसके जिम्मेदार तुम हो। मैंने तो 18 और लड़कों को भी लॉकअप पहुंचाया था। वो सब क्यों अपराधी नहीं बन गए? वास्तव में तुम्हें अपराधी बनाया तुम्हारे अपने हिंसक विचारों ने, तुम्हारी अपनी कुंठाओं ने, जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं, उन हीन भावनाओं ने जो अपना अपमान होते देख आपा खो बैठी। अगर तुम चाहते तो अपने साथ हुई ज्यादतियों को समाज के सामने लेकर आते। शायद कोई तुम्हारी बात सुनता, समझता। शायद तुम जेलों में फैली कुव्यवस्थाओं को सुधारने के नायक बनते। शायद दोषी लोगों को मिलने वाली सजा तुम्हारे चेहरे पर खींच दी गई अपमान की लकीरों को मिटा डालती। मगर तुम अपराधी बन गए, वही बन गए जिनके कारण तुम्हें जिल्लत मिली थी। समाज में एक और अपराधी बढ़ गया। डोगा का काम थोड़ा और बढ़ गया। अब तुम्हारा गुनाह माफी के काबिल नहीं। और तुम्हारा है। तुम अपराधी क्यों बने डोगा?
जरूर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा जिसने तुम्हें भी कुंठित किया होगा। अपने शब्द ठीक करो। ये सच है कि कानून की धाराओं में मैं अपराधी हूं, मगर अपराध नहीं करता, कानून तोड़कर करता हूं कानून की रक्षा। अपराधियों को मारता हूं ताकि वो डोगा से खौफ खाए, अपराध से डरे। अपने अपने सोचने का तरीका है डोगा। तुमने वैसा सोचा, मैंने ऐसा। ओह, हेलीकॉप्टर में जरूर बिग बॉस होगा, वो ऊपर से सीढ़ी गिरा रहा है। डोगा पुलिस के सायरनों को भी सुन चुका था। मुझे अफसोस है श्रुति कि मैं तुमसे किया वादा पूरा नहीं कर पाया। डोगा को गटर की शरण लेनी पड़ी। वो डोगा है, पकड़ो। अदरक चाचा, भैया वो। उसे भूल जाओ बेटी, अब उसे भूल जाओ। डोगा ये बात नहीं भूल सकता था। अगर समीर के ही रूप में अपराध कर रहा है तो फिर नासूर कौन है? बॉडी दादा की आज कोर्ट में पेशी है और उससे मिलना है मुझे। बॉडी दादा, नेपाली उस्ताद, घोलू इत्यादि की आज कोर्ट में पेशी थी। इंस्पेक्टर दतानी को ही उन्हें कोर्ट में पेश करने ले जाना था। जेल में चाय, पानी, काजू, सिगरेट, मोबाइल फोन सब होगा बॉडी दादा। एंजॉय करना। तुम्हें भी एंजॉय कराएंगे। सड़क खुद ही पड़ी है, गाड़ी को दूसरे रास्ते से लो। ये तो टायरों के फटने की आवाज है। कोई गड़बड़ है? गड़बड़ तो बहुत पहले हुई थी, आज तो उस गड़बड़ को ठीक करने का वक्त है। कौन हो तुम? नासूर, मेरे हाथों में थमा ये टॉर्चर वेपन स्टील बार तुम्हें कानून सिखाएगा। तुम्हारी बॉडी में बड़ी जान है बॉडी दादा। हमारी वैन पर किसी ने हमला किया है, वो पुलिस इंस्पेक्टर को चीर रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर की तरह तुम्हें भी चीर डालेगा नासूर। तुम्हारी बॉडी में बड़ी जान है बॉडी दादा। जेल में मुफ्त ऐश की बड़ी रोटियां उड़ाई हैं तुमने, मगर अब तुम्हारे जबड़े को इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि वो सूप भी चबा पाए। नेपाली उस्ताद आक्रामक हो उठा। बॉडी दादा को हाथ लगाता है। आज के बाद तुम किसी को हाथ लगाने के लायक नहीं रहोगे, न जेल के अंदर न जेल के बाहर। और तुम भी नासूर। भागो बॉडी दादा, यहाँ तो आ गया है अब डोगा भी। डोगा तो देर सबेर हर उस जगह पर पहुंचता है जहां बदमाशी, गुंडागर्दी और अपराध अपनी हरकतों पर उतारू होते हैं। अपराधों ने इतने जख्म दिए हैं कि डोगा खुद नासूर बन गया है, और मैं जानता हूं कि ये नासूर कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक इंसान अपने स्वार्थ की जमीन पर खड़ा रहेगा तब तक अपराध कभी खत्म नहीं होगा। अपराध रहेगा तो डोगा भी रहेगा। डोगा, दूसरे का अधिकार छीनने की प्रवृत्ति भी अपराध को कभी खत्म नहीं होने देगी, और ये प्रवृत्ति तुझमें भी है। देख, अभी अभी छीना है तूने मेरा अधिकार, बॉडी दादा और उसके आदमियों को मेरे हाथों सजा देने का अधिकार। कौन है तू? टीवी पर देख देख कर अब तक आधी मुंबई के लोग जान चुके हैं मेरे बारे में। तू अनजान नहीं हो सकता नासूर की सूरत से। मैं नासूर के पीछे छुपे चेहरे की बात कर रहा था। तब तो मुझे तेरी कुत्ता मास्क के पीछे छुपी सूरत की बात करनी चाहिए। डोगा, मैं तुझसे कोई दुश्मनी नहीं पालना चाहता, क्योंकि मेरा और तेरा काम एक ही है। मैं केवल ऐसे लोगों को टॉर्चर करता हूं जो व्यवस्थाओं के नाम पर धब्बा हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को फिर समीर जैसा कोई निर्दोष लड़का किसी अव्यवस्था का शिकार होकर अपराधी बने। मुझे मेरा काम स्वतंत्रता से करने दो, मेरे रास्ते में मत आओ। मैं कोई अपराध नहीं कर रहा। मेरी एक किक ने जिसे निहत्था कर दिया, उसका डिफेंस कैसा होगा इसका अनुमान मैं अच्छी तरह से लगा सकता हूँ। मैं चाहूं तो तुम्हें फौरन गोली मार दूं। तुम जिस राह पर चलना चाहते हो वो बड़ी खतरनाक है, कहीं से भी कोई गोली आकर तुम्हारा भेजा उड़ा सकती है। ओफ! डोगा, वो बिग बॉस होगा। शायद बॉडी दादा ने जेल की वैन से मोबाइल पर मैसेज भेजकर उसे इन्फॉर्म किया होगा। मैंने बिग बॉस के आदमियों को मारा था, शायद इसलिए उसने मुझे गोली मार दी। उफ, इसलिए कह रहा था कि ये राह बहुत मुश्किल है, मगर तुम्हारी आवाज बदल गई है। तुम समीर हो। हाँ, मैं समीर हूँ। और ये सुनकर डोगा की पिस्टल ने एक पल भी ना गंवाया। वो गर्म 7 सटीक निशाने, कुछ पल धुआं उड़ाता हेलीकॉप्टर उड़ा, फिर उसमें हुआ एक भीषण विस्फोट। समीर, बिग बॉस का अंत हुआ। तुम्हें मैं तुम्हारी बहन को सौंपूंगा, वादा जो किया है उससे। नहीं डोगा, मरने दो मुझे, मैं उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। डोगा खुद डोगा का वायदा झूठा नहीं होने देगा। तुम्हें मौत भी नहीं मार पाएगी। उस मासूम की दुआएं तुम्हारी मौत को मौत दे देंगी। फिर हॉस्पिटल में देखो श्रुति, तुम्हारे भाई का इलाज हो रहा है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और वापस अपनी नन्ही बहन के पास होगा। इसे डोगा ने ही यहाँ एडमिट कराया है। देख रही थी गुमसुम सी मासूम आंखें, अपने भाई का खून से लथपथ जिस्म, और अब दिख रही थी उन आंखों में किसी की मौत। मेरे भाई को अपराधी बनाया, मेरे भाई का खून बहाया, इसका अंजाम जरूर भुगतेगा अपराधी डोगा।
आज के बाद अगर श्रुति कुछ सोचेगी तो सिर्फ डोगा का खून कैसे हो। तू मरेगा डोगा। कैसे 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 भी।